Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास जो मैटर है वो। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture। यानी जैसे ही हम अपने आसपास देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ें आसपास देखते हैं जो अलग अलग शेप में होती हैं, उनके अलग अलग साइज़ होते हैं। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई सर्कुलर होती है तो कोई रेक्टेंगुलर होती है। सबके अलग अलग टेक्सचर होते हैं, कोई सॉफ्ट होती है तो कोई रफ होती है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में जितना भी कुछ है, सारा चीज़ जो कि मटेरियल से बना है उसे नाम दिया गया है मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। यानी हमारे आसपास जितना भी है सब कुछ मैटर है। चाहे वो हम जो सांस लेते हैं वो हवा हो, हम जो खाते हैं वो खाना हो, स्टोन्स हो, क्लाउड्स हो, एक छोटे से वाटर के ड्रॉप से लेके एक सैंड के पार्टिकल तक, सब कुछ क्या है? मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। अगर हम इन सारी चीज़ों की तरफ देखें तो दो चीज़ कॉमन है इसमें। पहला कि ये दोनों कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह घेरती है, और दूसरा इनका कुछ मास यानी कि वेट है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी बात की ड्रॉप ऑफ वाटर की, तो वाटर ऑफ ड्रॉप वो भी कुछ जगह घेरता है, वो उसका भी कुछ मास है। एक बैग की बात करें उसका भी कुछ मास है, वो भी कुछ जगह घेरता है। यानी हमारे आसपास की सारी चीज़ें जिनके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती हो वो मैटर है। तो दो कंडीशंस है, पहला एक है स्पेस ऑक्यूपाई करना और दूसरा मास। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास मास और वॉल्यूम दोनों हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings। यानी शुरुआत से ही जो मानव जाति है वो अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश कर रही है। Every Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व। यानी पुराने जितने भी इंडियन फिलोसफर्स थे सबने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया, जिनको उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। एलिमेंट का मतलब तत्व और 5 के लिए पंच। और ये 5 तत्व है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और पानी। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। यानी उनके हिसाब से कोई भी चीज़ चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो सब इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। आगे देखते हैं। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। यानी जो आजकल के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई किया है। सबसे पहले उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और दूसरा केमिकल नेचर के बेस में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम इस चैप्टर पे देखेंगे और जो केमिकल नेचर पे है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इसका बेसिस है वो हम देखेंगे, और केमिकल एस्पेक्ट्स जो भी है मैटर के वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। नाउ लेट्स सी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैटर जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding this nature of matter। यानी बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट जो थे उनके दिमाग में 2 ख्याल थे मैटर के बारे में। सबसे पहला कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, और दूसरा ये था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, यानी उसका नेचर पार्टिकुलेट थे। ठीक है, तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ये देखने के लिए कि मैटर का नेचर कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है। पर उससे पहले ये देख लेते हैं, अभी हमने मास के बारे में पढ़ा, तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी, और जो वॉल्यूम है उसका ऐसा यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में हम लीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब।
आगे देखते हैं, जो हमें एक्टिविटी करनी थी उसे देखते हैं। सो लेट्स सी एक्टिविटी 1.1। टेक अ 100 मिलीमीटर बीकर, यानी 100 मिलीलीटर का आपको बीकर लेना है। उस बीकर में आपको पानी भरना है और जहाँ तक पानी आपने भरा है वहाँ पे एक एरो लगा दें, वहाँ पे एक मार्क कर दें। फिर आप उसमें कुछ चीनी या नमक घोलिए, ठीक है, एक ग्लास रॉड की मदद से स्टिर करके। आप देखिए कि वाटर लेवल में कोई चेंज आया या नहीं। तो आप देखोगे कि जब आपने थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डाला, उसमें डिज़ोल्व किया, तो फिर उसके वाटर लेवल में चेंज नहीं आया। तो क्या लगता है वाटर को क्या हुआ, कैसे वो डिसअपीयर हुआ, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ? इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, ठीक है। स्पून में क्या था, सॉल्ट या शुगर ये थे, तो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स जो थे वो स्पून में थे और वाटर जो था वो हमारा बीकर में। तो जब हमने उस सॉल्ट या शुगर को वाटर में डाला तो ये है हमारा पहले वाटर। इसमें जब हमने सॉल्ट या शुगर डाला तो फिर ये जो सॉल्ट या शुगर थी पहले नीचे बैठ गई, पर अब जब हम इसने इसे ग्लास रॉड से मिक्स किया तो देख सकते हैं वाटर और सॉल्ट के पार्टिकल्स आपस में एक ही जगह पे इंटरैक्ट हो गए, एक ही जगह पे ये लोग मिक्स हो गए। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of matter। यानी पहले जो ये वाटर के पार्टिकल्स थे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह थी, तो जब ये सॉल्ट आया तो ये जो सॉल्ट था वो इन्हीं के बीच की छोटी छोटी प्लेसेस में इम्बेडेड हो गया, ठीक है, और इसी वजह से वाटर लेवल में कोई रेज नहीं आया। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं, तो इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करनी है। हमें 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसका फॉर्मूला होता है KmNO4। फिर हमें उसे 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व करना है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। फिर जो सोल्यूशन बना है उसका आप 10 मिलीलीटर लीजिए और दूसरे 90 मिलीलीटर वाटर के सोल्यूशन में डाल लीजिए। उसके बाद जो सोल्यूशन बनेगा उससे भी आप 10 मिलीलीटर लीजिए और दूसरे में डाल दीजिए। यही प्रोसेस आप 5-8 बार कीजिए। तो पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले ये 100 मिलीलीटर था, फिर हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला। फिर जो सोल्यूशन क्रिएट हुआ इससे हम 10 मिलीलीटर निकाल के एक और सोल्यूशन में डालते हैं जो कि है सिर्फ और सिर्फ 90 मिलीलीटर वाटर। फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन क्रिएट हुआ इससे भी 10 मिलीलीटर लेके दूसरे में डालेंगे और फिर इससे लेके इसमें डालेंगे। हम देखेंगे कि धीरे धीरे कलर जो है वो लाइट होता जाएगा। इस केस में सबसे ज़्यादा कलर है और इस केस में सबसे कम है, पर कलर है, ऐसा बात नहीं कि कलर पूरी तरह से गायब हो गया। Estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light, it is still visible। यानी इस बात से हम देख सकते हैं कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं, क्योंकि हर एक डिल्यूशन के साथ कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा लाइट होता गया, पर कलर था, ऐसा नहीं कि कलर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1 liter और 1000 लीटर। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, पर उससे हम बड़े बड़े वाटर के वॉल्यूम को भी कलर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1000 लीटर है तो हम उसे भी कलर कर सकते हैं। So, we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। यानी इससे ये पता चलता है कि सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में टिनी टिनी छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो कि खुद ब खुद हर एक सोल्यूशन के साथ अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो आप 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक बकेट में डालिए, फिर उससे थोड़ा सा निकाल के दूसरे बकेट में डालिए। आप देखेंगे कि कलर भले ही हल्का हल्का कम होता जाए, यानी स्मेल जो है उसकी धीरे धीरे कम हो जाए, पर हाँ उसकी स्मेल रहेगी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गायब हो जाएगी। So we conclude that particles of matter are very small। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। Now let's see characteristics of particles of matter। यानी ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट particles of sugar, salt, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। यानी 1.1 और 1.2 एक्टिविटी में हमने ये देखा, डेटॉल यूज़ करें, शुगर यूज़ करें, सॉल्ट यूज़ करें, सब चीज़ें जो है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई स्टिर करने से। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम, हर जगह वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particle of one type of matter get into the spaces between particles of the other। ठीक उसी तरह जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी कुछ भी बनाते हैं तो एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस मौजूद होता है उसमें जाके चले जाते हैं। दिस शोज़ दैट देयर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एनफ स्पेस है। आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ दी है, देख लेते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। यानी अपने क्लास के एक कॉर्नर में आप सिंपली एक अगरबत्ती रख दीजिए जिसे आपने नहीं जलाया हो। तब आप देखोगे कि अगर आपको उसकी स्मेल लेनी है तो आपको उसके बहुत पास जाना पड़ता है, पर जैसे ही आप उसे जला दोगे तो आप देखोगे कि क्लास के दूसरे कोने में आप उससे बहुत दूर बैठे हो फिर भी आपको स्मेल आ जाती है। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। यानी आपको 2 ग्लास लेने हैं या फिर बीकर जिसमें पानी भरा हो। फिर एक में आपको ब्लू या रेड इंक डालनी है धीरे से और दूसरे में आपको हनी डालना है। फिर उसे 1-2 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। फिर वापस आइए और देखिए क्या होता है। आप देखोगी कि जो आपने इंक डाला था वो चारों तरफ फैल गया है, पर जो हनी है वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हुआ है। Next activity, drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time pass? यानी सबसे पहले आपको 2 बीकर लेने हैं या 2 ग्लास लेने हैं, दोनों में आपको पानी डालना है। एक पानी हॉट और दूसरा कोल्ड। दोनों में आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दीजिए और आप उन्हें बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए। आप जब वापस आओगे थोड़ी देर बाद तो आप देखोगे कि जो आपने गर्म पानी में डाले थे वो पूरी तरह से अच्छे से जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पर जो आपने ठंडे पानी में डाले हैं वो बहुत स्लोली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो दिस कंक्लूड्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं और यही एनर्जी यानी यही उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्हें मूव करने के लिए इनेबल करती है वही कहलाती है किनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बढ़ती जाती है। आपने देखा कि सबसे पहले अगरबत्ती जो थी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी थी, पर जैसे ही हमने उसे जलाया उसका टेम्परेचर बढ़ गया और इसी वजह से उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ी, उसकी मूवमेंट बढ़ी और वो दूर तक हम तक आ गई। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मूवमेंट बढ़ेगी और मूवमेंट बढ़ेगी इसका मतलब किनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑब्जेक्ट्स की किनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ती जाती है। In the above 3 activities, we observe that particles of water intermix on their own with each other। यानी ऊपर जो हमने तीनों एक्टिविटीज़ की, तीनों में हमने स्टिर नहीं किया, ऐसे ही उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। तो तीनों केसेस में हम ये देख रहे हैं कि एक तरह के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल से अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये कैसे कर रहे हैं? एक पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाकर इंटरमिक्स हो रहे हैं। This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। यानी यही प्रोसेस जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स से इंटरमिक्स होते हैं वो कहलाता है डिफ्यूज़न। और जैसे ही हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाता है, ठीक है।
नाउ लेट्स सी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये उसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.6। देखते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, यानी ये गेम आपको फील्ड में खेलना है स्कूल के। आपको 4 ग्रुप बनाना है, ठीक है, और सब में आपको ह्यूमन चेन बनाना है। एक में आप कीजिए कि एक जो ग्रुप है उसमें एक दूसरे को अच्छे से होल्ड कर लिया जाए, पूरी तरह से उनके आर्म्स को लॉक कर दिया जाए, जैसे कि डांसर्स के केस में है फिगर 1.3 में किस तरह से इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। जो सेकेंड ग्रुप्स है सिर्फ और सिर्फ हैंड एक दूसरे का पकड़े हुए हों, और जो तीसरा ग्रुप्स है वो सिर्फ फिंगर्स को टच किए हों, ठीक है। और आप चौथे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से बोलिए कि आप जाइए और हर एक को तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप बताइए कि कौन सा ग्रुप जो है उसको तोड़ना आसान है। तो सिंपल सी बात है, जिसने सिर्फ उंगलियों से पकड़ा है उसे तोड़ना आसान है, क्योंकि उनकी पकड़ कमज़ोर है। तो जिसकी भी पकड़ कमज़ोर होती है उसे तोड़ना आसान होता है। Now let's see activity 1.7. टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। यानी आपको एक आयरन नेल लेना है, एक चॉक का पीस लेना है और फिर एक रबर बैंड। फिर आप उन्हें तोड़ने की कोशिश कीजिए। आयरन नेल जो है उसे आप हैमर कीजिए, जो चॉक का पीस है उसे काटने की कोशिश कीजिए, और रबर बैंड जो है उसे आप स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या लगता है किसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी? सिंपल सी बात है, जो आयरन नेल है उसे तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। चॉक का जो पीस है वो आसानी से टूट जाएगा। फिर रबर बैंड में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। जो आयरन नेल है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। Now let's see our next activity 1.8. Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your fingers. यानी आप एक कंटेनर में थोड़ा सा वाटर लीजिए, फिर आप उस वाटर के सरफेस को अपनी उंगलियों से कट करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसे काट पाएंगे? हाँ, आप देखोगे कि आप उसे काट पाओगे। What could be the reason behind the surface of water remaining together? यानी क्या कारण हो सकता है कि वो सरफेस और वाटर साथ में हैं। The above 3 activities suggest that particles of matter have force acting between them. यानी तीनों एक्टिविटीज़ से हमें पता चला कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होने के साथ साथ ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट भी करते हैं, और इन्हीं फोर्स की वजह से वो एक साथ रहते हैं। अब ये स्ट्रेंथ जो है वो एक तरह के मैटर और दूसरे तरह के मैटर में वैरी करती है। वाटर और वुड ब्लॉक में अलग होती है, यानी हर एक तरह के मैटर में अलग अलग होती है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर? यानी इनमें से क्या जो है वो मैटर है। तो हम देखते हैं कि इनमें से क्या क्या मैटर है। तो मैटर होने के लिए 2 कंडीशंस है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है चेयर। तो चेयर जो होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, ग्राम्स में हो चाहे केजी में, वो उसकी साइज़ पे डिफ़र करता है। और साथ ही साथ अगर हम इसे अपने रूम में रखें तो ये कुछ जगह भी घेरता है, यानी कि ये जो है वो क्या है, मैटर है। फिर है एयर। तो हवा जो हमारे आसपास है तो हाँ भाई कुछ ना कुछ जगह तो उसने घेरी ही है, और साथ ही साथ उसका कुछ मास भी है, यानी कि वो भी एक मैटर है। फिर हम देखते हैं लव। तो लव इज़ ओनली अ फीलिंग। ये ना ही कुछ जगह घेरती है और ना ही इसका कुछ मास होता है, यानी कि ये मैटर नहीं है। फिर आती है स्मेल की बारी। तो स्मेल जो होती है वो कुछ जगह घेरती है, पर हाँ इसके पास कुछ मास नहीं होता है, इसलिए मैटर नहीं है। फिर आता है हेट। तो हेट जो होता है, हेट इज़ ओनली अ फीलिंग, तो ये भी मैटर नहीं है। फिर आती है एलिमेंट्स की बात। तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ग्राम में मास भी होता है और साथ ही साथ वो कुछ जगह भी घेरते हैं, यानी वो क्या है, मैटर। फिर आती है थॉट, यानी ख्यालात। तो ख्यालात जो होते हैं वो कुछ जगह नहीं घेरते, कुछ मास नहीं होता उनका, यानी कि वो मैटर नहीं है। फिर आती है सर्दी के बारे में। हमें सर्दी लग रही है तो इससे ना ही कुछ जगह घिरती है और ना ही इसका कुछ मास होता है, इट इज़ ओनली अ फीलिंग, तो इसी वजह से ये भी मास मैटर नहीं है। फिर आती है लेमन वाटर की बारी। तो लेमन वाटर जो है वो मास है। क्यों? क्योंकि ये कुछ जगह घेरता है और साथ ही साथ इसका कुछ मास भी है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी परफ्यूम की स्मेल। सो ये भी सिर्फ स्मेल है, बट हाँ ये एक मैटर है। Now let's see next question.
हमें रीजंस देने हैं इस ऑब्जर्वेशन के कि जो गरम गरम खाना होता है उसकी खुशबू हमें दूर से बैठे ही आ जाती है, पर अगर वही खाना ठंडा होता है तो हमें पास जाना पड़ता है। ऊपर हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी के बारे में, किनेटिक एनर्जी, जिससे सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, खाना गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ा हुआ है, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो भी तेज़ हो जाती है, और मूवमेंट तेज़ होने की वजह से ही वो हमारे पास बहुत दूर तक आ जाते हैं। पर जो दूसरी कंडीशन है उसमें खाना क्या है, ठंडा है, मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है, तो मूवमेंट भी क्या होगी, कम होगी, और इसी वजह से उसकी खुशबू लेने हमें पास में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, यानी एक डाइवर जो है वो वाटर को अपने आसपास से कट कर पाता है। तो इससे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी का पता चलता है, तो इससे इस प्रॉपर्टी का पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उनके होते हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम लिख सकते हैं कि उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं, एंड ऑल्सो दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्सेस। नाउ लेट्स सी स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, यानी अपने आसपास के मैटर को देखिए, तो हम देखेंगे कि इसके अलग अलग स्टेट्स हैं। ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter। यानी ये states किस वजह से हैं, क्योंकि उनकी जो characteristics है, उनके particles की जो characteristics है वो अलग अलग है, इसी वजह से ये जो states हैं वो exist करते हैं। Now let us study about the properties of these 3 states। अब इन तीनों states की properties के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है solid state। तो आप कुछ एक्टिविटी कर लीजिए इसके लिए, तो वो दी गई है। सबसे पहले आप कुछ सामान इकट्ठा कीजिए, कोई पेन, बुक, नीडल, ये सब। उसके बाद आप इन सब का शेप जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तो आपको बताना है कि क्या इसका कोई डेफिनेट शेप होता है, कोई क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, क्या एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो हाँ, हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ का शेप बना पा रहे हैं, इसका मतलब हाँ उसके पास कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट शेप तो होगा ही, बुक के पास भी कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप होगा ही, और उसकी बाउंड्रीज जो है वो डिस्टिंक्ट है, बाउंड्रीज से बाहर वो नहीं चला जाता है, और साथ ही साथ उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम और मास होता है। ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, यानी जो पेन, बुक्स, ये सब अभी हमने एग्जाम्पल्स में कलेक्ट किए, ये सब है सॉलिड्स। हम देखेंगे कि सॉलिड जो होते हैं इनके पास एक डेफिनेट शेप होती है, कुछ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, और साथ ही साथ इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, और इनके पास नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी ना के बराबर, यानी उसको जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो कॉम्प्रेस नहीं होता। जैसे कि अगर हम एप्पल लेते हैं, एप्पल को हम कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इनके पास नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। यानी सॉलिड के पास एक टेंडेंसी होती है, एक पावर होती है कि अगर कोई उन पे बाहर से फोर्स लगा रहा है तो फिर वो अपना शेप नहीं बदलते हैं, वो अपने शेप को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, अब वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट जाए, और ये जो उनकी टेंडेंसी है जिससे वो अपने शेप को मेंटेन कर पाते हैं वो कहलाती है रिगिडिटी। अब आपको कुछ और सवाल पूछे गए हैं। वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। पर रबर बैंड जो है वो भी तो एक सॉलिड है, पर उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप क्यों चेंज हो जाता है। शुगर या सॉल्ट को देख लो, अब उसको अलग अलग जार में रखते हैं तो उसका अलग अलग शेप हो जाता है, क्या वो एक सॉलिड है। अब स्पॉन्जी को देख लो, स्पॉन्ज को हम आसानी से कॉम्प्रेस कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, ये तो सॉलिड है, फिर ये कैसे कॉम्प्रेस हो पा रहा है। तो अब इसके आंसर्स देखते हैं। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द ओल्ड फोर्स इज रिमूव्ड। यानी क्या होता है उसके साथ ये होता है कि जैसे ही हम उसे दबाते हैं, उसे स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को, तो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है,
पर जब वापस से हमने उस फोर्स को हटाया तो वापस अपने पुराने स्टेट में, यानी जैसे पहले उसका शेप था उसमें आ जाता है, ठीक है। और अगर हमने उस पर एक्सेसिव फोर्स, यानी जितना वो सह सकता है उससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट जाता है। दूसरी बात हुई थी शुगर या सॉल्ट की। तो हमने तो पूरे जार ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं ना, पर जो एक शुगर है उसका शेप तो सेम ही रह रहा है। पहले भी उसका शेप सॉलिड था, एक स्क्वायर की तरह, एक क्यूब की तरह, और अभी क्यूब है। सिर्फ उसके बहुत सारे जो ग्रुप है उसका शेप बदला है। एक क्रिस्टल का शेप तो सेम ही है, चाहे वो हमारे हाथ में हो, किसी प्लेट में हो या किसी जार में हो। फिर बात की गई थी स्पॉन्ज के बारे में। तो स्पॉन्ज जो होते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, और जब भी हम इसे दबाते हैं तो वो हवा जो है वो बाहर निकल जाती है और इसी वजह से हम उसे कॉम्प्रेस कर पाते हैं, और कोई बात नहीं है। सो नाउ लेट्स कम टू द लिक्विड स्टेट। तो अब आपको इसमें भी एक्टिविटी दी गई है। आपको वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, और अलग अलग शेप के कंटेनर्स डालना है, लेना है, ठीक है। फिर एक एक जो लिक्विड है उसका 50 मिलीलीटर लेके आपको हर एक अलग अलग कंटेनर में डालना है। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप उसको अलग अलग कंटेनर में डालोगे उसका शेप जो है वो बदलता जाएगा। सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी उनके पास कोई फिक्स शेप तो नहीं होता, जिस जार में डालो उसी जार का शेप ले लेती है, पर हाँ उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है। यानी पहले भी वो 50 मिलीलीटर थी और बाद में ही वो 50 लीटर रहेंगी। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यानी जिस भी कंटेनर में डालो उसी का शेप ले लेती है। लिक्विड्स जो होती है वो फ्लो करते हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो अपना शेप चेंज कर पाते हैं। सो दे आर नॉट रिगिड, और इसी वजह से वो रिगिड नहीं होते, यानी वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाते, और इसीलिए ये फ्लो करते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेस विच आर एबल टू फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। नाउ लेट्स सी, रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5। इन दोनों एक्टिविटीज़ को आप देखिए। आप देखोगे कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। और जो वाटर है उसमें भी जो एटमॉस्फेयर की गैस है वो डिज़ोल्व होती है, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जी पाते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। और पानी के अंदर तो वो अगर वो नहीं अवेलेबल होगा, कैसे नहीं होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे वो जिएंगे। इसी वजह से पानी जो है उनमें ये इंटरमिक्स हो सकते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वो डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर में होता है, और इसी वजह से वो जी पाते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। यानी हर एक क्रिएचर जो है उसको सांस लेने के लिए चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी इसीलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में है। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। और यही जो डिफ्यूज़न का रेट है वो लिक्विड्स में ज़्यादा है सॉलिड्स के कंपेयर में। This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid. इसका ये रीज़न है कि जितनी स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है, मान लीजिए सॉलिड और सॉलिड के बीच में इतनी जगह है, तो जो लिक्विड और लिक्विड है उनके बीच में कम से कम इतनी जगह होती है। अब इनके बीच में ज़्यादा जगह है, इसी वजह से इंटरमिक्सिंग यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है। Now let's see the gaseous state. क्या आपने कभी देखा है कि जो बलून सेलर होता है वो बहुत सारे बलून्स भर पाता है सिर्फ एक ही सिलेंडर गैस से, ठीक है। सो अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी है। आपको 300 मिलीलीटर की सिरिंज लेने हैं, ठीक है, और उन सब के लिए उनके नोजल्स के रूप में रबर कॉक्स लेने हैं। फिर आप उनके पिस्टन्स हटाइए सिरिंज से, और फिर सिरिंज को बिना छुए आप उनमें वाटर भरिए सेकेंड में, और तीसरे में पीसेस ऑफ चॉक भरिए। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, आगे देखते हैं।
We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हम ये देखेंगे कि जो gases होते हैं उनको आप ज़्यादा compress कर सकते हैं in the comparison of solids and liquids. ठीक है. The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking और दी ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स एंड सिलेंडर्स इज कॉम्प्रेस्ड गैस. यानी जो हम किचन में सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होता है या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में होता है जो गैस, वो सब क्या होते हैं, वो सब कॉम्प्रेस्ड गैसेस होते हैं. और यही कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो आजकल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. अब इनकी compressibility जो होती है वो बहुत ज़्यादा उससे होती है, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा गैस एक छोटे से कंटेनर में डाल सकते हैं. यानी इससे हमें ये पता चलता है कि गैसेस जो उनके होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that feeds our nostrils. यानी हम रूम में बैठे होते हैं फिर भी हमारी मम्मी किचन में क्या पका रही होती है उसकी स्मेल हम तक आ जाती है. अब ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि जो फूड के अरोमा पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के अरोमा पार्टिकल्स में मिक्स होके हमारे तक आ जाते हैं कुछ ही सेकेंड्स में. ठीक है. Due to high speed of particles and large spaces between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. यानी अब उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और इसी वजह से बहुत ही जल्दी वो दूसरे गैसेस से मिक्स हो जाते हैं. इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड. यानी जो गैसियस स्टेट होता है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं भी रैंडमली मूव करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे. यानी जैसे ये पार्टिकल्स है, अब ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, कहीं भी मूव करेगा, पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं. और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से जिस कंटेनर में वो रखे होते हैं उसके वॉल्स को हिट करते हैं. ठीक है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. यही रीज़न है कि वो कंटेनर के वॉल्स को हिट करती हैं. अब हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस. ठीक है. तो सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल्स को देखते हैं. जैसे मान लीजिए कुछ सॉलिड का पार्टिकल्स को अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं. ठीक है. इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं. ठीक है. फिर आती है लिक्विड की बारी. तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं, उनके बीच में कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, जबकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. यानी किसी भी सब्सटेंस पर वॉल्यूम यूनिट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितनी जगह है उसकी, वो कहलाती है डेंसिटी. यानी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो अब हमें इन सबको इंक्रीजिंग डेंसिटी के रूप में रखना है, जैसे कि एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये सब. ठीक है. फिर हमें स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में जो भी डिफरेंस है वो लिखना है और फिर हमें इन सारे टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है. नाउ लेट्स सी, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट बदल सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सो अभी तक हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए उससे ये पता चल गया कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अगर हम वाटर की तरफ ध्यान दें तो वो भी तीनों स्टेट्स में रह सकता है. सॉलिड में वो आइस के रूप में रहता है, लिक्विड में वो वाटर के रूप में रहता है और गैस में वो वाटर वेपर के रूप में रहता है. तो जब स्टेट का चेंज होता है तो फिर मैटर के अंदर क्या होता है, ऐसा मैटर के अंदर क्या होता है कि वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, वो देखते हैं. ठीक है. इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर के चेंज से किसी भी सब्सटेंस पे क्या चेंजेस आती हैं. ठीक है. देखते हैं क्या होता है ये सारी चेंजेस. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. यानी जब भी हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी किनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और इसी वजह से वो हाई स्पीड पे वाइब्रेट करने लगते हैं.
और जितना भी वो हीट सप्लाई करते हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जितनी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब वो हीट उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो पार्टिकल्स दूर दूर होने लगते हैं, अपनी फिक्स पोजीशंस को छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। और एक ऐसा स्टेज आता है कि जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में बदल जाता है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनता है वो कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। यानी कोई भी सॉलिड जब मेल्ट होता है, इसका मतलब जो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। अब ये जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है, यानी जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदलता है, इसे हम फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। सो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखना ना भूलें। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू आर माई यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K। ठीक है, यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जिस पे आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो है 273.15 K। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। यानी मेल्टिंग का प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है, उसे हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? यानी हम देखते हैं कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तब भी उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है, तो जो हीट एनर्जी हमने उसे दी वो गई तो गई कहाँ? क्योंकि हम देखेंगे कि जो आइस है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसी आइस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की वो गई कहाँ, गई तो गई कहाँ? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। यानी मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट करते हुए आपने देखा होगा कि जब आप कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब आइस मेल्ट हो जाता है तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दिस हैपन्स इवन थॉ वी कंटिन्यू टू हीट द बेकर, यानी इसको और गर्म करते हैं और हीट सप्लाई करते हैं, तब जाके उसका टेम्परेचर चेंज होता है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी जो भी हीट एनर्जी वो सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी यूज़ हो जा रही है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into contents of the beaker and is known as latent heat। यानी जो हीट हमने दी वो आइस ने अब्जॉर्व तो कर ली पर इसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं आया, और इसी हिडन हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। यानी वो हीट एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में बदलने में लगती है वो कहलाती है latent heat of fusion। So, particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles at ice at the same temperature। और इसीलिए कहा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल्स जो है वो उसी टेम्परेचर पे आइस के पार्टिकल्स से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व किए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास लेटेंट हीट भी होती है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। यानी जब हम उस वाटर को और हीट एनर्जी देंगे तो उसके पार्टिकल्स भी और तेज़ी से मूव करने लगेंगे। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other।
फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जो पार्टिकल्स के पास जितनी एनर्जी होती है वो काफ़ी होती है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, और अगर वो बॉन्डिंग टूट गई तो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस में बदलने लगेगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट करता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, यानी बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, बल्क का मतलब होता है होल, यानी पूरे वाटर में ये बॉइलिंग की प्रोसेस होती है, इन द होल वाटर। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। और जब इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है जितनी इसको रिक्वायर्ड है उस लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदलने के लिए, तो वो बदल जाता है गैसियस स्टेट में। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 के, यानी वाटर के लिए टेम्परेचर 373 के है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या अब आप इसी बेसिस पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। हाँ, हम लिख सकते हैं कि 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस में बदलने में जितनी हीट एनर्जी लगती है वो है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Particles in steam, that is water vapor at 373 K have more energy than water at same temperature। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एक स्टीम है और साथ ही साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, तो दोनों में से ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी। सिंपल सी बात है, स्टीम के पास। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स है उसने और एक्स्ट्रा एनर्जी ली है जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर सेव हो गई है। ठीक है, नाउ लेट्स सी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट कैसे हम चेंज करते हैं। अगर हमने सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो गैशियस में बदल जाता है, और अगर इस गैशियस स्टेट का टेम्परेचर हमने कम किया तो बदलता है लिक्विड में, और लिक्विड का टेम्परेचर कम किया तो वो बदलता है सॉलिड स्टेट में। So, we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें स्टेट बदलना है तो बस हमें टेम्परेचर बदलना पड़ता है, चेंजेस के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना पड़ता है। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। यानी अभी हमने पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे आसपास वो स्टेट चेंज करते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो भी हीट सप्लाई, लिक्विड से गैस में बदलना है तो भी हीट सप्लाई। We have learned that substances around us change their state, okay, by the application of heat and by the removal of हीट, बट देयर आर सम ऑल्सो कंडीशंस। सो उससे पहले हम केल्विन यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो केल्विन जो है वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 के, पर कैलकुलेशंस में कन्वीनियंस के लिए इसको राउंड ऑफ करके कर दिया गया है 273 के। टू change a temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273 from given temperature। यानी अगर आपको केल्विन को बदलना है सेल्सियस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, -273। पर वही अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपको करना पड़ेगा +273। ठीक है, आगे देखते हैं। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। अभी जो ऊपर पढ़ना तो उसमें था कि पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड में बदला, फिर गैस में बदला, और अगर अपोजिट की बात करें गैस लिक्विड में बदला और फिर लिक्विड सॉलिड में बदला। पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं या गैस से सॉलिड में, यानी वो लिक्विड स्टेट को स्किप करते हैं। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, यानी आप कुछ कपूर और अमोनियम क्लोराइड लीजिए, फिर इसे क्रश करके एक चाइना डिश में डालिए, फिर ऊपर आप एक इस तरह का कॉटन प्लग लगा लीजिए। आप देखोगे कि यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो ऊपर जाके सॉलिडिफाई हो जाते हैं, यानी ये गैस में है फिर सॉलिड में बदल जाएगा, सॉलिड में है तो गैस में बदल जाएगा, पर हाँ ये लिक्विड स्टेट को स्किप ज़रूर करेगा।
A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. यानी एक ऐसा चेंज जिसमें सॉलिड जो है वो सीधा गैस में आ जाता है, या फिर गैस जो है वो सॉलिड में आ जाता है और लिक्विड स्टेट को अगर स्किप कर रहा है तो इसका मतलब उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. उसको हम sublimation तो कहते हैं पर साथ ही साथ हम deposition भी कहते हैं. ठीक है, अगर मान लो सॉलिड गैस में बदल रहा है तो sublimation, और अगर गैस सॉलिड में बदल रहा है तो deposition. नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट बदल सकता है, तो क्या प्रेशर के चेंज होने से भी स्टेट बदल सकता है? देखते हैं. We have already learned that the difference in various state of matter is due to difference in distance between the constituent particles. यानी अभी हमने पढ़ा कि स्टेट्स में डिफरेंस किस वजह से है, इनके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस की वजह से. तो अगर हम इन पे प्रेशर डाल के इन्हें कॉम्प्रेस करें, अगर मैं इनको और पास ला दूँ तो हाँ इसका स्टेट चेंज हो सकता है. ठीक है, और दूर कर दूँ तो भी चेंज हो सकता है. यानी अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब भी हम उसका स्टेट बदल सकते हैं. अप्लाइंग प्रेशर एंड रेड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. और इसके लिए हम एक मेथड भी यूज़ करते हैं. अगर हमें गैसेस को लिक्विफाई करना है तो हम उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर जो है उसको कम करते हैं, और इसी मेथड से हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं. क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है? तो इसको जो है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं. अगर हमने ज़रा सा भी प्रेशर कम किया तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी कि ये लिक्विड स्टेट को स्किप करता है. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. और यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं. ड्राई का मतलब सूखा. सूखा हम उन जगहों को कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें वाटर की एब्सेंस होती है. तो ये जो है वो लिक्विड स्टेट को स्किप करता है, इसीलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. इन इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वही किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. तो अब हम इंटर कन्वर्शन देख लेते हैं. तो सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूज़न, और लिक्विड जब गैस में बदलता है तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन. ठीक है, और वहीं अगर गैस सॉलिड में बदले तो फिर वो कहलाता है सब्लिमेशन, और सॉलिड गैस में बदले तो डिपोजिशन. और इन दोनों ही प्रोसेस में इस लिक्विड को स्किप किया जाता है. और अगर गैस लिक्विड में बदले तो कंडेंसेशन, और लिक्विड सॉलिड में बदले तो सॉलिडिफिकेशन. ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल्स. यानी केल्विन में हमें टेम्परेचर दिए हैं, हमें सेल्सियस में बदलने हैं. सिंपल सा आपको काम करना है, इन सब में से 273 माइनस कर देना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि उस टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा. तो 250 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉईल करने लगता है तो 250 पे सिंपल सी बात है गैसियस स्टेट में होगा. और 100 डिग्री सेल्सियस का सवाल उठा तो उसमें आप लिखेंगे कि लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बोथ कोएग्जिस्ट. यानी इस पॉइंट पे वाटर बॉईल करता है तो इस पॉइंट में वहाँ पे 50% गैस होता है और 50% लिक्विड होता है, दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं. फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. अब किसी भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है तो फिर उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? तो आप लिख सकते हो दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू लेटेंट हीट. फिर हमें एक मेथड बताना है जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. तो आप लिख दोगे कि प्रेशर को बढ़ाने से और टेम्परेचर को घटाने से हम किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी इवापोरेशन. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या अगर हमें कभी भी मैटर का स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए हमें उसका प्रेशर या टेम्परेचर बदलना ज़रूरी है?
ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे कभी कभी अगर हम पानी को बिना कवर किए छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं दोबारा जब हम आते हैं तो उससे पानी गायब हो जाता है। गीले कपड़े जो होते हैं वो खुद से सूख जाते हैं। तो इन सारे केसेस में हो क्या रहा है, इनमें तो ना ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना ही प्रेशर चेंज किया, कुछ तो हमने चेंज किया नहीं, फिर ये कैसे हो रहे हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी। यानी हर एक स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग किनेटिक एनर्जी पे। लिक्विड के केस में क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर किनेटिक एनर्जी is able to break away from forces of attraction of other particles and get converted into vapor। यानी जो kinetic एनर्जी है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है तो वेपर में बदल जाता है। और यही फिनोमिना जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में बदलता है किसी भी टेम्परेचर पे, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो, वो कहलाता है इवापोरेशन। So the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation। Now let's see factors affecting evaporation। यानी कौन कौन से factors हैं जो कि evaporation को affect करते हैं। सो दीज आर दी फैक्टर्स। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जो हमारा इवापोरेशन का रेट है वो अपने आप बढ़ जाता है। हमें पता है कि इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन तो अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को ऐसे ही डाल देते हैं? नहीं, अच्छे से खोल के डालते हैं, क्योंकि खोलने से हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं तो इवापोरेशन जल्दी होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो जल्दी ही वेपर स्टेट में बदल जाते हैं। फिर आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी को जब हम कम करते हैं तब जो है इवापोरेशन फास्टर होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर जो है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें एकदम इसमें एक डेफिनेट अमाउंट होता है कि बस इसमें हम इतने ही वाटर वेपर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या फिर जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डे होता है, कपड़े आप ऊपर डालते हो तो बहुत टाइम लगता है सूखने में। क्यों? क्योंकि पहले ही वाटर में इतना ज़्यादा मतलब भरा हुआ है वाटर वेपर, तो अब आपके कपड़ों के लिए तो जगह ही नहीं होगी कपड़ों के वाटर वेपर्स के लिए, इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर विंड स्पीड, विंड स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऑब्जर्वेशन। कपड़े जो होते हैं वो जब भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो विंड के मॉलिक्यूल्स के साथ बह जाते हैं, और कपड़े में वाटर नहीं रहा तो वो सूख ही जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी इवापोरेशन जो है वो किस तरह से कूलिंग करता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, यानी जब कोई खुला हुआ वेसल होता है तो उसमें जो लिक्विड होता है वो इवापोरेट होता है। तो कैसे इवापोरेट होता है, उसको टेम्परेचर तो दिया नहीं है हमने, तो जो लिक्विड है अपने आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी कलेक्ट करता है। ठीक है, अब ये सारी एनर्जी कलेक्ट करने के बाद ही वो वेपर में लेता है। अब सराउंडिंग से सारी हीट एनर्जी चली गई तो क्या होगा, सराउंडिंग्स कूलिंग होंगी। और क्या होगा, वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एक्केटॉन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। आपने देखा होगा कि जब भी आप नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम पे डालते हो तो आपको ठंडा ठंडा लगता है और वो तुरंत ही उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी पार्टिकल्स है वो अपने आसपास के सराउंडिंग यानी हमारे पाम से एनर्जी गेन करते हैं और फिर इवापोरेट होते हैं और हमें ठंडा लगता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। यानी गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों के बाहर जो है रूफ पे, सरफेस पे, वरांडा में पानी डालते हैं, क्योंकि वो पानी जब डालते हैं तो वो पानी अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा और फिर उड़ जाएगा, और उसने वहाँ सराउंडिंग से ले ली एनर्जी तो सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाते हैं। ठीक है।
नाउ लेट्स सी वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। तो जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसीना सूखते हैं और इसी वजह से हम उन्हें पहनते हैं, क्योंकि जब पसीना सूखने के लिए जब हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी बॉडी से ही, तो सराउंडिंग से ही एनर्जी गेन करेंगे और हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करेगी। सो दिस इज़ द रीज़न। कॉटन बीइंग अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट हेल्प्स इन absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, यानी कॉटन जो है वाटर का अच्छा अब्जॉर्बर है, उसको अब्जॉर्व कर लेता है और इसी वजह से हमें ठंडा लगता है उसे पहनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर एक ग्लास में ठंडा ठंडा पानी है, उसमें आइस भी है, तो अगर हम उसको बाहर रहते हैं तो उसकी बाहरी त्वचा जो है, उसकी बाहर ग्लास के बाहर पूरे पूरे डॉट्स डॉट्स वाटर ड्रॉप्स क्यों आ जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब उसके कांटेक्ट में आएंगी तो वो ठंडा होंगी, और हमने पढ़ा है कि गैस जब ठंडा होता है तो किस में बदलता है, लिक्विड में। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं।